Okay, Assalamu alaikum students. How are you? Must be fine. Now, today we are going to discuss the second part of the long-term regulation of blood pressure. कल हमने लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर का वो पोर्शन चेक किया था, डिस्कस किया था, जो कि किडनी का रोल है इन रेगुलेटिंग द यूरिनरी आउटपुट with reference to the increase in the change in the pressure and changes in the salt intake and the output. Now today we are going to discuss another aspect and very important one, the renin-angiotensin system, which controls the blood pressure. The long-term regulation maintains the blood pressure for days, weeks, months or the years. ठीक है. The short term था, that was a few minutes or few seconds or an hour or so. But afterwards, the blood pressure, the short-term regulation mechanism just fades away. But the long-term regulation of the blood pressure, it keeps the blood pressure within the normal range for days, weeks, months or years. ठीक है. और ये होता है थ्रू द बॉडी फ्लूइड प्रेशर कंट्रोल सिस्टम, जो कि हमने कल डिस्कस किया था. अब उसमें जो है हमने कल द रीनल बॉडी फ्लूइड प्रेशर कंट्रोल सिस्टम इज असिस्टेड बाय 4 मैकेनिज्म. 4 मेन मैकेनिज्म हैं जिससे कि बॉडी फ्लूइड जो प्रेशर है वो कंट्रोल होता है बाय द किडनीज. एक तो होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के थ्रू, दूसरा एडीएच जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन के थ्रू, के इतनी जो है ना किस लेवल पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होगा और किस पे वो इनहिबिट हो जाएगा. एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था कि वो किस तरह से हेल्पफुल होता है इन द मेन. उसका काम है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड वाटर करता है, मेनली सॉल्ट को करता है और वाटर उसके साथ पैसिवली रीअब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है. चौथा है इसमें कि सिंपैथेटिक इम्पल्सेस जो जाती हैं किडनी को, सिंपैथेटिक इम्पल्सेस जाके या तो वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाती हैं या इनहिबिट हो जाए तो वेसोडाइलेटेशन हो जाती है. सो ये इसमें से इन चारों मैकेनिज्म्स में से हमने एडीएच, एल्डोस्टेरोन और सिंपैथेटिक एक्टिविटी हमने पहले डिस्कस की हुई है. टुडे वी विल डिस्कस मेनली द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम फॉर कंट्रोल ऑफ द ब्लड प्रेशर. अब इसमें ये एक फ्लो चार्ट है, आप देखिए इसमें कि ये जो सिस्टम है उस वक्त एक्टिवेट होता है जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है. ठीक है. अब इसमें कैसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, आप ऊपर देखिए. आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज होता है तो रेनिन रिलीज होता है फ्रॉम द किडनी. किडनी से रिलीज होके वो रेनिन सबस्ट्रेट एंजियोटेंसिनोजिन को एक्टिवेट कर देता है, जो कि जाके एंजियोटेंसिन 1 जो कि लिवर में बनता है उसको एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है. अभी एंजियोटेंसिन 1 लंग्स के अंदर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स होते हैं, उनकी वजह से एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है. अब एंजियोटेंसिन 2 के 3 मेन फेट्स हैं, 3 इसके साथ पॉसिबिलिटी हैं. एक तो ये कि ये फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रिलीज होता है, और लेकिन ये एक एंजाइम होता है एंजियोटेंसिनेसिस. ठीक है. एंजियोटेंसिनेसिस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि इसको इनएक्टिवेट करते हैं ताकि इसका जो इफ़ेक्ट है उसको कंट्रोल किया जाए. ये भी ना हो कि बहुत ज़्यादा एंजियोटेंसिन 2 रिलीज़ हो जाए और फिर उसके एडवर्स इफेक्ट आना शुरू हो जाए. और एंजियोटेंसिन 2 जो है इसके मेनली 2 मेन मैकेनिज्म होते हैं. एक वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है, ज़ाहिर लो ब्लड प्रेशर वेसोकंस्ट्रिक्शन कराएगा तो ब्लड प्रेशर जो है ना वो टुवर्ड्स हार्ट जाएगा. दूसरा, ये रीनल रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर करता है कि ये एल्डोस्टेरोन को इंक्रीज करवाता है, रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से ये दोनों फैक्टर्स मिलके आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं. अब ये सारा कुछ कैसे होता है वी डिस्कस इट. रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम. रेनिन क्या है? रेनिन है एक प्रोटीन एंजाइम जो कि सिंथेसाइज होता है और स्टोर होता है इन जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल. जुक्स्टा का मतलब है ऑपोजिट साइड पे. तो जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं किडनी में जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द वॉल्स ऑफ द एफरेंट आर्टेरियोल्स. एफरेंट आर्टेरियोल्स होते हैं वो आर्टरीज जो कि किडनी के अंदर एंटर हो रही हैं विद इन द ग्लोमेरुलर एपरेटस. ठीक है. जो एंटरिंग आर्टरीज हैं उनको हम कह देते हैं एफरेंट आर्टरीज. तो ये जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं वो एफरेंट आर्टेरियोल्स में पड़े होते हैं और प्रॉक्सिमल टू द ग्लोमेरुलाई के ग्लोमेरुलाई से पहले ही जहाँ पे आर्टरी अंदर एंटर हो रही है उसकी वॉल में प्रेजेंट होते हैं विद इन द आर्टेरियोल. और ये रेनिन की फॉर्म में नहीं होते बल्कि एक इसका पहले प्रिकर्सर है जिसको कहते हैं प्रो रेनिन.
प्रो रेनिन की फॉर्म में ये एक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स में प्रेजेंट होता क्या है कि जब प्रेशर फॉल करता है तो ये जो प्रो रेनिन जो है ये स्प्लिट हो जाता है इनटू रेनिन एंड अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, रेनिन जो है वो अब उस वक्त तक रेनिन रिलीज नहीं होता, उस वक्त तक प्रो रेनिन जो है वो स्प्लिट होकर रेनिन नहीं बनाता जब तक के ब्लड प्रेशर में चेंज ना आए, यानी वो फॉल ना करे। रेनिन एक्ट्स, अब रेनिन जो होता है ना वो डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर रहा, वो एंजाइमेटिकली यानी कोई और एक्टिविटी हो रही है उसको वो एनहांस करता है। एंजाइम्स का काम क्या होता है कि वो मीडिएटर्स होते हैं, वो एक्चुअली किसी भी केमिकल रिएक्शन में खुद दे डोंट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, लेकिन वो उस रिएक्शन को फैसिलिटेट करते हैं, उसको एनहांस करते हैं। ठीक है, तो रेनिन जो होता है इट एक्ट्स एंजाइमेटिकली ऑन द प्लाज्मा प्रोटीन। कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन पे करता है? एक ग्लोबुलिन सबस्ट्रेट होता है जिसको हम एंजियोटेंसिनोजिन कहते हैं। ठीक है, ये उसके ऊपर जाके एक्ट करता है और ये रेनिन जो है दैट रिमेन्स द ब्लड फॉर 30 मिनट्स टू 1 आवर। इतनी देर में ही इसने एंजियोटेंसिनोजिन को बनाना है। ठीक है, रेनिन एक्ट्स ऑन एंजियोटेंसिनोजन व्हिच इज फॉर्म्ड इन द लिवर। लिवर में बनता है, जहाँ जाके इसको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, एंड कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1। अब लिवर में बन के एंजियोटेंसिनोजन जो है ना वो सर्कुलेशन में रिलीज हुआ होता है। रेनिन जब बन के सर्कुलेशन में जाता है तो एंजियोटेंसिनोजन को एक इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और एक्टिव फॉर्म इसको होती है एंजियोटेंसिन 1, जिसका कि एक माइल्ड सा वेजोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट होता है, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं होता और ये रहता भी फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अब एंजियोटेंसिन 1 जो है गोस टू, ये डेकापेप्टाइड होता है, यानी इसमें 10 अमाइनो एसिड्स होते हैं, गोस टू द लंग्स वेयर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम पड़ा होता है जो कि कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, एंजियोटेंसिन सर्कुलेशन में बन जाता है बाय द रेनिन, रेनिन्स इफेक्ट ऑन एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, और उसके बाद जो है एंजियोटेंसिन 1 जो है जब सर्कुलेशन में बन जाता है, इट इज़ अ 10 अमाइनो एसिड प्रोडक्ट, तो ये चला जाता है इनटू द लंग्स। वहाँ पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स पड़े होते हैं जो कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये एंजियोटेंसिन 2 है, दिस इज मेनली द एक्टिव पोर्शन कि जिसने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना है, अगर लो है तो उसको हाई की तरफ लेकर आना है। और एंजियोटेंसिन 2 जो है इट इज़ एन ऑक्टापेप्टाइड, ये इसमें 8 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ऑक्टा मीन्स 8 और इसमें 8 अमाइनो एसिड होते हैं। इसके साथ चूँकि एंजियोटेंसिन 1 जो है उसमें 10 पेप्टाइड्स थे या 10 अमाइनो एसिड थे, तो बाकी जो 2 अमाइनो एसिड्स होते हैं उनसे एक और सब्सटेंस बनता है जिसको एंजियोटेंसिन 3 कहते हैं, लेकिन इसकी कोई फिजियोलॉजिकली एक्टिव कोई इसका फंक्शन नहीं होता। अब एंजियोटेंसिन 2 जो है एक दफ़ा बन जाता है, इट रिमेन्स इन द ब्लड फॉर 1 to 2 मिनट्स एज इट इज़ रैपिडली इनएक्टिवेटेड बाय एंजाइम एंजियोटेंसिनेसिस। ठीक है, ये एंजियोटेंसिन 2 जब बन जाता है सिर्फ ये 1 to 2 मिनट्स के लिए ही रहता है, लेकिन इस दौरान ही वो अपना सारा पोटेंट इफेक्ट कर देता है विद इन द सर्कुलेशन टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। और किस इनएक्टिव की किस चीज़ से होता है? एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिनेसिस, उस एंजाइम से ये एंजियोटेंसिन इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन 2 ने करना क्या है? एंजियोटेंसिन 2 के डिफरेंट फंक्शंस हैं, इट एक्सर्ट्स इट डिफरेंट इफेक्ट्स। सबसे पहला इसका होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज द वेसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स टू इंक्रीज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है आर्टेरियोल्स की भी और वेन्स की भी। जब आर्टेरियोल्स की वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और इसके अलावा ये वेन्स की भी वेसोकंस्ट्रिक्शन कराता है जिससे कि वेनस रिटर्न बढ़ जाता है। ज़ाहिर है वेन्स जो है पेरिफेरल पे स्क्वीज करती हैं तो सारा ब्लड जो है हार्ट की तरफ आता है और वेनस रिटर्न इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे इफेक्ट करता है टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये एल्डोस्टेरॉन को करता है, वो जो है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में ऑफ द ब्लड प्रेशर में काम आती है। और एल्डोस्टेरॉन का काम क्या है? इसने प्रिवेंट करना है एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। वो किस तरह करता है कि ये
रीअब्जॉर्प्शन करवाता है सॉल्ट और वाटर की विद इन द ट्यूब्यूल्स, ठीक है। So second effect of the angiotensin 2 is the release of the aldosterone from the adrenal cortex, और जिसने जाके रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर करवानी है और प्रिवेंट करना है लॉस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द यूरिन, ठीक है। तीसरा इसका काम ये है, इट एक्ट्स ऑन द हाइपोथैलेमस टू स्टिमुलेट्स थर्स्ट सेंटर, ये जाके हाइपोथैलेमस में थर्स्ट सेंटर को भी स्टिमुलेट करता है, सो दैट कि द पर्सन हैविंग अ लो ब्लड प्रेशर वो ज़्यादा वाटर इनटेक उसका हो और ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल पर आए। इसके अलावा इट ऑल्सो कॉजेज द रिलीज ऑफ द एडीएच और एंटीडायरेटिक हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस न्यूरो हाइपोफिजियल सिस्टम, ठीक है, वो भी लॉन्ग टर्म रेगुलेशन है। अब एंटीडायरेटिक हार्मोन को जब ये रिलीज करवाता है तो एंटीडायरेटिक हार्मोन ने डायूरेसिस कम करवानी है, यानी ये प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर इन द यूरिन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन और एंटी डायरेटिक हार्मोन में मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि एल्डोस्टेरोन ने मेनली सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करवानी है। सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन होती है कि सॉल्ट की एक्सक्रीशन कम करवाता है तो ऑटोमेटिकली वाटर भी रीअब्सॉर्ब हो जाता है, लेकिन एंटी डायरेटिक ना ये मेनली वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है जिससे कि ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करता है। वैसे तीन होते हैं सारे, चार, तो वैसे 5 होते हैं। It also causes the release of आर्टिकल क्या होता है, वो norepinephrine, 6 ये हो जाते हैं sympathetic charge होते हैं। तो बच्चे शॉकेट होते हैं, कभी पानी जल्दी नहीं आते। It also causes release of norepinephrine from sympathetic postganglionic neurons, ठीक है। ये sympathetic nerve से norepinephrine आता है जिससे कि vasoconstriction करवाने में पेरिफेरल और डायरेक्ट सिंपैथेटिक इफेक्ट होता है ऑन द कार्डियक आउटपुट। सो ये सारे फैक्टर्स मिलके ये ब्लड प्रेशर को जो है वो नॉर्मल करवाते हैं, ठीक है। So we can say that the hormonal mechanism is involved in both the short and the long term regulation. शॉर्ट टर्म में भी हार्मोन्स का इफेक्ट है और लॉन्ग टर्म में भी एडीएच और एंटीडायरेटिक हार्मोन्स का इफेक्ट है। और this renin angiotensin system that becomes activated in about 20 minutes, ठीक है। ये फौरन नहीं होता बल्कि it takes about 20 minutes to be activated. इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन केस ऑफ हैमरेज, अगर हैमरेज हो जाए तो उसमें रेनिन एंजियोटेंसिन पहले तो शॉर्ट टर्म आता है, फिर लॉन्ग टर्म पे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बहुत इफेक्टिव होता है। और किसी भी रीज़न से अगर हैमरेज हो तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है एंड इट ब्रिंग्स बैक द ब्लड प्रेशर टू नॉर्मल। इट कॉजेज द सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन डायरेक्टली बाय वेसोकंस्ट्रिक्शन, और दूसरा ये इनडायरेक्टली भी सॉल्ट एंड वाटर करवाता है रिटेंशन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म से, ठीक है। Now this is a diagram clearly showing कि किस तरह से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं। ऊपर देखिए कि अगर स्टिमुलाई हो टू द रेनिन पे स्टिमुलाई कब होते हैं कि जब ब्लड प्रेशर लो होता है, तो रेनिन प्रोडक्शन जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है और प्रो रेनिन जो है वो रेनिन में कन्वर्ट होके वो रिलीज हो जाता है विद इन द सर्कुलेशन में जाकर रेनिन ने एक्ट करना है ऑन एंजियोटेंसिनोजिन को, उसको एक्टिव करके एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देना है। एंजियोटेंसिन 1 10 अमीनो एसिड वाला प्रोडक्ट है जिसने के लंग्स में जाना है, वहाँ पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स पड़े हुए हैं जो कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 जब रिलीज होता है तो उसने डायरेक्टली एक तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे करना है, वेसोकंस्ट्रिक्शन करवानी है वेसल्स की सबकी, आर्टेरियोल्स इन द वेन्स जैसे मैंने पहले बताया है। और दूसरी बात यह है कि एंजियोटेंसिन 2 ने एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाना है जिसकी सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन होनी है और उसके साथ ही फिर वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी हो जानी है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके लो ब्लड प्रेशर को एक नॉर्मल रेंज पर ले आते हैं। नाउ दिस इज अ ग्राफ, आप देख सकते हो इसमें यूरिन फ्लो कर्व है जो कि हमने कल डिस्कस किया था, और इसमें आप सॉल्ट एंड वाटर इनटेक भी देख सकते हैं और यूरिन फ्लो कर्व भी देख सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ 2 एंड अब इसमें ये शो किया है इस ग्राफ में कि एंजियोटेंसिन 2 कितना इम्पोर्टेंट है। पहला जो ग्राफ आप रेड में देख रहे हैं उसमें क्या किया है, उन्होंने एंजियोटेंसिन 2 का रिलीज जो है वो ब्लॉक करवा दिया है और ब्लड प्रेशर लो कर दिया है। सो इन द एब्सेंस ऑफ एंजियोटेंसिन 2 जो ग्राफ है उसकी क्या पोजीशन होती है, और दूसरे केस में उन्होंने एंजियोटेंसिन 2 ऐड किया है, दिया है मजीद पेशेंट को, जिससे एक नया सेट पॉइंट आ गया है, नया इक्विलिब्रियम आ गया है, ठीक है। तो पहले में देखिए कि द इफेक्ट ऑफ द 2 एंजियोटेंसिन 2 लेवल्स द ब्लड ऑन द रीनल
output curve showing the regulation of the arterial pressure in an equilibrium point of 75 millimeters of mercury when the angiotensin 2 level is low. यानी angiotensin 2 जो है ना उसका उन्होंने restrict कर दिया है level को, तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो मीन आर्टीरियल प्रेशर का वो 75 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी पे आ गया. नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल 100 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी होता है, जो हमने देखा था कल नॉर्मल यूरिन आउटपुट ग्राफ में. ठीक है. और दूसरे केस में उन्होंने एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा दिया है जिसने कि ब्लड प्रेशर रेज करवाया है, और वो ब्लड प्रेशर रेज करने से जो नया सेट पॉइंट आया है विद द एडिशन ऑफ द एंजियोटेंसिन 2 इन द सिस्टम, तो वो नया एक सेट पॉइंट, नया इक्विलिब्रियम आ गया है, जो कि ब्लू कर्व में आप देख सकते हो कि उसका लेवल है अप टू 115 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी. सो इन दोनों ग्राफ के कंपैरिजन से आपको पता चल सकता है कि जो एंजियोटेंसिन 2 के लेवल डिक्रीज होने से या इंक्रीज होने से जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है उसके डिफरेंट जो लेवल्स हैं वो सेट हो जाते हैं जब ये एक इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हैं. ठीक है. सो दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव. ये एक फ्लो चार्ट है जो कि इंक्रीज सॉल्ट इनटेक से होता है कि इंक्रीज सॉल्ट इनटेक से आर्टीरियल प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है. लेकिन इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल किडनी किस तरह से उसको लेके चलती है कि अगर सॉल्ट इनटेक ज़्यादा हो जाए तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, उसी से फिर आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज करता है. आर्टीरियल प्रेशर जब इंक्रीज करेगा तो रेनिन एंजियोटेंसिन जो है ना वो डिक्रीज हो जाएंगे. ज़ाहिर है उन्होंने लो ब्लड प्रेशर पर रिलीज होना है. जब डिक्रीज होता है रीनल तो इसका रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर भी डिक्रीज हो जाता है. जब वो डिक्रीज होता है तो रीनल रिटर्न ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम ऑलमोस्ट टू नॉर्मल, यानी ज़्यादा सॉल्ट एंड वाटर रिलीज होना शुरू हो जाता है इन द यूरिन, और ब्लड वॉल्यूम जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम वो नॉर्मल पे आ जाता है, और फिर ब्लड प्रेशर भी इसी तरह से नॉर्मल पर आ जाता है. ठीक है. सॉरी. दिस इज हाउ द नॉर्मल रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वर्क्स व्हेन देयर इज इंक्रीज सॉल्ट इनटेक. ठीक है. पहले में हमने देखा था कि जब एंजियोटेंसिन कम या ज़्यादा उसका कंपैरिजन ग्राफ था, और ये फ्लो चार्ट है ये बताता है कि सॉल्ट इनटेक ज़्यादा हो जाए तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम उसको किस तरह से नॉर्मलाइज करता है. ठीक है. ना द टाइप्स, अब आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन जिनमें कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में कोई गड़बड़ हुई है, इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो गया. ठीक है. वो टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन जिसमें रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इज इन्वॉल्व, उसमें नंबर 1 पे आ जाते हैं हाइपरटेंशन ड्यू टू रेनिन सिक्रेटिंग ट्यूमर. अगर कोई भी ट्यूमर पड़ा हुआ है एड्रेनल कॉर्टेक्स में जो कि रेनिन एक्सेसिवली सिक्रेट कर रहा है, तो ज़ाहिर है वो एंजियोटेंसिन 2 भी ज़्यादा बनाएगा. जब एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा बनाएगा तो फिर ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली रेज कर जाएगा. दूसरी बात यह है कि अगर हम ओवर इन्फ्यूजन कर दें एंजियोटेंसिन 2 की, जो कि हमने पहले ग्राफ में भी देखी, तब भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और एक सेट पॉइंट आ जाता है जो कि हाइपरटेंशन के लेवल का ब्लड प्रेशर हो जाता है. अब इसमें दो उसने टाइप्स ऑफ बताई हैं कि एग्जांपल्स होती हैं. वन किडनी गॉबलेट हाइपरटेंशन, गोल्ड बैट हाइपरटेंशन होती है. वन किडनी गोल्ड बैट हाइपरटेंशन एंड टू किडनी गोल्ड बैट हाइपरटेंशन. वन किडनी गोल्ड बैट हाइपरटेंशन कौन सी होती है कि जब एक किडनी रिमूव हो गई है ड्यू टू एनी रीजन और सिर्फ एक ही किडनी है जो कि फंक्शनिंग है, उसमें क्या होता है कि वो जो नॉर्मल फंक्शनिंग किडनी है उसके ऊपर उसकी जो रीनल आर्टरी है उसको हम कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं या कोई क्लैम्प शैम्प लगा के उसको ब्लॉक कर देते हैं. तो लो प्रेशर हो जाता है विद इन द किडनी. किडनी पे लो ब्लड प्रेशर होगा तो रेनिन रिलीज हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 2 भी रिलीज होगा, और ब्लड प्रेशर जो है वो राइज कर जाता है जो कि हाइपरटेंशन क्रिएट कर देता है. इस तरह की जो होती है हाइपरटेंशन वो किडनी ट्रांसप्लांट के केस में होती है. ज़ाहिर इसमें एक ही किडनी दी जाती है तो वही फंक्शनिंग होती है. तो अगर उस पर भी थोड़ी सी आ जाए, लो ब्लड प्रेशर के इफेक्ट्स आ जाए, तो वो फिर उसको उस तरह से कम्बैट करती है कि उसको नॉर्मल पे ले आती है. ठीक है. दूसरा होता है टू किडनी गोल्ड बैट हाइपरटेंशन. उसमें क्या होता है कि दोनों किडनीज प्रेजेंट हैं. व्हेन रीनल आर्टरी, अगर एक किडनी के हम रीनल आर्टरी को वो कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्लैम्प कर देते हैं, लेकिन दूसरी जो किडनी है उसको वो नॉर्मल रहने देते हैं और नॉर्मल रीनल ब्लड फ्लो होता है. अब जिसका जो क्लैम्प किया होता है वहाँ उस किडनी में जो ब्लड फ्लो है और ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से रेनिन रिलीज होती है, एंजियोटेंसिन 2 बनता है और वो सर्कुलेशन में चला जाता है. अब जो सर्कुलेशन में चला गया है उसने इफेक्ट करना है इस जो क्लैम्प हुई भी किडनी है इसको भी, और नॉर्मल किडनी है उसको भी. तो उन दोनों पर ही इफेक्ट होता है इसका. और
इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर जो है वो राइज कर जाता है और बाय द रिलीज ऑफ द एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो इसको हम टू किडनी गोलबैक हाइपरटेंशन कह देते हैं, ठीक है। यानी when renal arteries constricted and other kidney is normal, renin is released from the constricted site from the angiotensin and forms the angiotensin 2, which acts on both the kidneys and raise the blood pressure by its direct or indirect. Direct इफेक्ट क्या होता है कि vasoconstriction होता है, indirect इफेक्ट होता है एल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है, ठीक है। हाइपरटेंशन ड्यू टू सम डिजीज पैची एरियाज, एक हाइपरटेंशन वो होती है जिसमें एक सर्टेन डिजीज पैची एरिया बन जाते हैं विद इन द किडनी। अब उस एरिया में होता यह है कि वहाँ पर इस्कीमिया हो जाता है, वहाँ पर ब्लड फ्लो कम होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होती है, ब्लड प्रेशर भी कम होता है। उसकी वजह से उन एरियाज में से रेनिन जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाती है और वो अल्टीमेटली जाकर हाई ब्लड प्रेशर कर देती है। ये इस तरह की जो होती है हाइपरटेंशन वो हमें एक ओल्ड एज में मिलती है, जिसमें कि बुजुर्गों में होता है कि स्मॉल पैची एरियाज बन जाते हैं किडनी में जो कि इस्कीमिक एरियाज होते हैं और वहाँ से रेनिन रिलीज हो रही होती है, ठीक है। सो ये टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन है जिसमें रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हुआ है। या इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, या तो कोई रेनिन स्प्लिटिंग ट्यूमर हो या एंजियोटेंसिन 2 जैसे इन्फ्यूजन में दी जाए, या वन किडनी गोलबैक में जो कि हम ट्रांसप्लांट के केस में एक ही किडनी है उस पर जो उस पर अगर वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है तो उस या लो ब्लड प्रेशर होता है तो वो किस तरह से हाइपरटेंशन की तरफ चला जाता है। या टू किडनी में कि अगर एक जो है उसकी रीनल आर्टरी कंस्ट्रिक्ट हुई हुई है तो वो किस तरह से रेनिन और एंजियोटेंसिन के इफेक्ट से दोनों तरफ इफेक्ट एक्ट करके और ब्लड प्रेशर को रेज कर देते हैं। तीसरा ये होता है कि हाइपरटेंशन ओल्ड एज में पैची एरियाज बन जाते हैं, इस्कीमिक एरियाज विद इन द किडनी, और जो कि रेनिन को रिलीज करते हैं और जो कि एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट करके एंजियोटेंसिन 2 बनाते हैं, ठीक है। अब एक टाइप की हाइपरटेंशन होती है जो कि जिसमें कि वॉल्यूम ओवरलोडिंग भी हो रही है और वेसोकंस्ट्रिक्शन भी हो रही है, ठीक है। एक्सेसिव वॉल्यूम भी दिया जा रहा है, ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है और पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन भी हो रही है। वो होता है कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा में। कोआक्टेशन एक कंजेनिटल एनोमली होती है कि जिसमें कि कंस्ट्रिक्शन होती है एओर्टा की, कि जब एओर्टा ब्लड में से हार्ट में से निकलती है तो उसके ऊपर जो है ना वो एक वेसोकंस्ट्रिक्शन एरिया होता है, कंस्ट्रिक्टेड एरिया होता है जो कि रीनल आर्टरी के निकलने से पहले होता है। इसका मतलब यह है कि अगर वहाँ से एओर्टा कंस्ट्रिक्टेड है तो रीनल आर्टरी में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो जब ये ब्लड फ्लो कम होता है टू द रीनल आर्टरी और किडनीज में जो है ना रेनिन जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। जो रेनिन जो प्रोड्यूस होती है, एंजियोटेंसिन प्रोड्यूस होता है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है जो कि लोअर हाफ ऑफ द बॉडी का भी होता है और अपर हाफ ऑफ द बॉडी का भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। लेकिन लोअर हाफ ऑफ द बॉडी में होता है कि उसमें सर्टन अदर कोलेटरल ब्रांचेस भी होती हैं जो कि और दूसरी आर्टरीज के थ्रू भी किडनीज को ब्लड जा रहा होता है, जिसकी वजह से किडनी का ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल की तरफ आ जाता है। लेकिन ऊपर वाले हाफ ऑफ द बॉडी में क्योंकि कोलेटरल्स नहीं बनते और वहाँ पर उस एओर्टा के थ्रू ही जाना है ब्लड, तो वहाँ पर और जो इफेक्ट है ऑफ द एंजियोटेंसिन 2 जो कि ब्लड में मौजूद है उसका उन आर्टरीज पे रहता है और ब्लड प्रेशर अपर हाफ ऑफ द बॉडी में इंक्रीज ही रहता है। सो ये एक डिमार्केशन पॉइंट होता है इन द कोऑपरेशन ऑफ एओर्टा, ठीक है। हाइपरटेंशन इज इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एओर्टा इन द अपर पार्ट ऑफ द एओर्टा में होता है। So pressure falls in the renal arteries and renin is released. High blood pressure is compensated in the lower half of the body, but persists in the upper half of the body as the lower half of the body receives blood from the collaterals. ये combination जहाँ होता है। अब एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं essential और primary hypertension। अब ये होता है कि एक इडियोपैथिक होती है, यानी इसका रीजन पता नहीं है किसकी क्या होती है, बट ये क्रॉनिक केसेस में मोस्टली होती है। दिस इज ड्यू टू द मोस्टली उन लोगों में होती है जो कि ओबीस होते हैं ड्यू टू एक्सेसिव वेट गेन या सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है कि जो लोग मूवमेंट्स कम करते हैं, जिनका बैठने का काम होता है, या वो ज़्यादा ना एक्सरसाइज करते हैं ना वॉक करते हैं और उनकी डाइट भी ज़्यादा होती है और उनका वेट भी ज़्यादा होता है, तो एसेंशियल हाइपरटेंशन उन लोगों में ज़्यादा मिलती है। अब होता क्या है कि उसमें हाइपरटेंशन किस तरह डेवलप होती है कि अगर उनका वेट ज़्यादा है तो उनके हार्ट को काम ज़्यादा करना है, उनका कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है। कार्डिक आउटपुट क्यों ज़्यादा होता है कि ब्लड जो है ना सप्लाई करना है टू द एडिपोज टिश्यू, जो फैट सेल्स पड़े हुए हैं, जितनी फैट पड़ी है बॉडी में, ज़ाहिर है ओबेसिटी है तो सरफेस जो टोटल एरिया ऑफ द बॉडी जिसको ब्लड सप्लाई होना है वो भी ज़्यादा है और उसमें मेनली फैट्स हैं, तो उसको देने के लिए कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज कर जाता है। तो कार्डिक आउटपुट किस लिए होता है कि ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी भी इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है।
उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा होता है। बट ऑन द अदर साइड कि चूँकि अगर जो ब्लड प्रेशर है ऑन द टुवर्ड्स द किडनी वो भी अगर लो हो जाए, अगर प्रॉपर कंपनसेशन ना हो, तो 2 to 3 फोल्ड इंक्रीज इन एंजियोटेंसिन 2 होता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ द रेनिन, और एल्डोस्टेरोन भी इंक्रीज कर जाता है। तो इससे एक इम्पेयर्ड प्रेशर नेट्रियूरेसिस की, या इसमें चूँकि बहुत समटाइम्स नेट्रियूरेसिस भी ज़्यादा हो रहा होता है, और उसका इफेक्ट एल्डोस्टेरोन का वैसे भी होता है कि नेट्रियूरेसिस इसका मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिस्ट्रिक्ट हो जाता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन ने चूँकि मेनली सॉल्ट की एक्सक्रीशन को कम करना है, उसको रीअब्जॉर्प्शन करानी है, तो वो दोबारा रीअब्जॉर्ब करवा देता है, नेट्रियूरेसिस को होने नहीं देता है। यानी नेट्रियूरेसिस होता है एक्सेसिव लॉस ऑफ सॉल्ट, ये नेट्रियूरेसिस को इम्पेयर कर देता है, यानी उसको वो नेट्रियूरेसिस होने नहीं देता। तो इस वजह से दोनों फैक्टर्स मिलकर वेसोकंस्ट्रिक्शन और नेट्रियूरेसिस प्रिवेंशन बाय द एल्डोस्टेरोन, ये दोनों फैक्टर्स मिलकर ब्लड प्रेशर ज़्यादा करते हैं पेशेंट्स में और हैविंग द सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अब उसको ट्रीट हम किस तरह करते हैं कि एक तो पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप लोग अपना वेट लूज करें, जितना वेट कम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पेशेंट वेट लूज कर जाता है तो हाइपरटेंशन खुद ही वो नॉर्मल की तरफ आ जाती है। लेकिन अगर वेट लूज ना कर रहा हो या वेट लूज करने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहे तो फिर हम मेडिसिन देते हैं उसको, और मेडिसिन हमको दो तरह की देते हैं। एक तो वेजोडाइलेटर्स देते हैं के वेसल जो है ना वो डायलेट हो, जो पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन हुई है सिंपैथेटिक डिस्चार्ज की वजह से वो कम हो जाए। और दूसरा ये कि ये इनको डायूरेटिक्स से देते हैं। डायूरेटिक्स वो चीज़ें होती हैं जो कि डायूरेसिस करवाती हैं, यानी एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन करवाती हैं, और नेट्रियूरेसिस करवाती हैं कि सॉल्ट यानी सॉल्ट एंड वाटर लॉस को इंक्रीज करवाती हैं, वेसोडाइलेशन कराती हैं, और वेट लॉस की हमको एडवाइस करते हैं पेशेंट। ठीक है, तो एसेंशियल हाइपरटेंशन विदाउट एनी कॉज ओबीस और सेडेंटरी लाइफस्टाइल के पेशेंट को होती है। कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है क्योंकि ज़्यादा टिश्यू को ज़्यादा एरिया को सप्लाई करना है, और सिम्पैथेटिक एक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाती है। इस केस में रेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और इसके इफेक्ट से हाइपरटेंसिव हो जाता है पेशेंट। और उसको हम इफेक्ट करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए हम फिर पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अपना वेट लूज करें, और दूसरे अगर फिर ना हो तो फिर उनको हम वेजोडाइलेटर करते हैं ताकि वेसोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट कम हो जाए, और दूसरा हम डायूरेटिक्स देते हैं और ड्यूरेटिक्स देते हैं कि वो मेडिसिन जिससे कि एक्सेसिव लॉस ऑफ 3 टू समराइज द 3 लेक्चर्स, हमने 3 किस्म के सिस्टम्स पढ़े हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ द ब्लड प्रेशर। रैपिडली एक्टिंग ब्लड प्रेशर कंट्रोल सिस्टम, जिसमें कि हमारा बेरो रिसेप्टर्स एंड द कीमो रिसेप्टर्स आ जाते हैं, और जिससे मैम आपकी स्लाइड शेयर नहीं हुई। कौन सी वाली नहीं हुई बेटा, मैं भी रिवाइज कर देती हूँ। दिस इज ऑलमोस्ट द लास्ट है, बीच में डिस्कनेक्ट हुआ है। यस मैम, शो नहीं हो रही। अभी नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही शेयर है? करें। फिर क्यों नहीं हो रही है स्विच? एक मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा। हाँ जी मैम, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही बच्चों को स्क्रीन। मैंने भी शेयर की तो है, दोबारा करके देख लेते हैं दोबारा। just forget it, so that ओके फाइन। अब हो रही है शेयर? यस मैम। चलो यस मैम, अब आ रही स्क्रीन शेयर होगी। हमारी स्क्रीन हो गई। अच्छा Yes. फुल स्क्रीन आखिरी एंड ही रह गया कि ये हमने
ब्लड प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म 3 हमने उसमें किए हैं। एक तो रैपिड एक्टिंग ब्लड प्रेशर कंट्रोल सिस्टम है जिसमें टेरोरेसेप्टर्स और कीमोरेसेप्टर्स होते हैं और सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स होते हैं। दूसरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है आफ्टर अ फ्यू मिनट्स जिसमें कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है, स्ट्रेस रिलैक्सेशन ऑफ वेस्कुलेचर। ये एक्यूट में भी होती है, इफेक्टिव और क्रॉनिक में भी होती है। कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो कैपिलरीज में से फ्लूइड शिफ्ट कर जाता है इनटू इंटरस्टिशियल स्पेसेस, और अगर कम हो जाए तो फिर ये स्केप इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू जो फ्लो फ्लूइड का होता है वो कम हो जाता है फ्रॉम द कैपिलरीज। और लॉन्ग टर्म कंट्रोल में मेनली जो इफेक्टिव होता है दैट इज द एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है जो कि थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ द एंजियोटेंसिन 2 होता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। अगर कोई चीज़ आप रिपीट करवाना चाहते हो, समझ में नहीं आई द today's लेक्चर, सो आई रिपीट इट फॉर यू। हेलो मैम ये जो रेनिन है ये किडनी जी में जी, नेफ्रॉन्स में रिलीज होता है? ये नेफ्रॉन में स्ट्रक्चर होता है ग्लोमेरुलस। ये जब आप किडनी पढ़ोगे तो फिर आपको पता चलेगा। अब नेफ्रॉन्स को जो मेन ब्लड वेसल्स जो जिन्होंने नेफ्रॉन में जाना है और ग्लोमेरुलस बनाना है जो कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है, पूरा एक गुच्छा सा होता है कैपिलरीज। तो जो मेन आर्टरीज जो जा रही हैं वो एफरेंट आर्टरीज जो जा रही हैं, उन आर्टरीज की वॉल्स के अंदर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स पड़े होते हैं और वो सेल्स जो होते हैं ना उनके अंदर ये रेनिन प्रो रेनिन की फॉर्म में पड़ा होता है जो कि प्रिकर्सर होता है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ रेनिन जिसको हम प्रो रेनिन कहते हैं, और ये एक एंजाइम की फॉर्म में होता है, ठीक है। और प्रो रेनिन पड़ा रहता है जब तक कि इसने एक्टिवेट नहीं होना। एक्टिव कब होता है? जब ब्लड प्रेशर लो हो जाए। ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो ये एक्टिवेट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है प्रो रेनिन से रेनिन में। अब रेनिन जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स में से निकल के सर्कुलेशन में चला जाता है और सर्कुलेशन में जाता है तो वहाँ पर एंजियोटेंसिनोजिन पड़ा होता है जो कि लिवर से बन के सर्कुलेशन में आया होता है। ये एंजियोटेंसिनोजिन को एक्टिवेट करके एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन 1 जो होता है वो लंग्स में जाता है। लंग्स में एंजाइम पड़ा होता है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिन एक्टिवेटर, ठीक है। कन्वर्टर। आप देखिए कन्वर्टिंग एंजाइम जो है, ठीक है, लंग्स में पड़ा हुआ है। ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है इसका आगे से किस्मत में क्या लिखा है, या तो ये है कि ये एंजियोटेंसिनेसिस जो एंजाइम्स हैं वो उसको आके उसको एक्ट करें और उसको ख़त्म कर दें, इनएक्टिवेट कर दें, लेकिन इट रिमेन्स इन द ब्लड फॉर 1 to 2 मिनट्स। और ये वहाँ पर दो मेन काम करता है। एक तो इसकी वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाता है, पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन आर्टेरियोल्स की भी करवाता है और वेन्स की करवाता है। आर्टेरियोल्स की वेन्स करवाता है तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, वेन्स की करवाता है तो वेजोकंस्ट्रिक्शन होने से वेनस रिटर्न बढ़ जाता है जिससे अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। दूसरी साइड पे इसने एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाना है फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एल्डोस्टेरोन ने जाके सॉल्ट को एक्सक्रीट नहीं होने देता, सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है रीनल ट्यूब्यूल्स में, उसके साथ ही वाटर भी पैसिवली रीअब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू ऑस्मोसिस। तो ये दोनों फैक्टर्स मिलके ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल पे ले आते हैं, ठीक है। समझ आ गया? और कोई चीज आपको समझ में ना आई हो? मैम 1 किडनी गोल्ड ब्लैक हाइपरटेंशन बता दें। हाँ हाँ, वो यूजुअली वैसे आता नहीं, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है इसलिए ज़रा मैंने बता दिया। ये देखिए अब इसमें क्या है कि ये टाइप ऑफ ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे जस्ट टू एक्सप्लेन कि नॉर्मली होता क्या है। ये आ जाता है उस कैटेगरी में कि जहाँ पे रेनिन एंजियोटेंसिन, वो टाइप की हाइपरटेंशन जो कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की वजह से हो जाती है, ठीक है। अब उसमें एक तो ये ऊपर देखिए अगर रेनिन सिक्रेटिंग ट्यूमर हो या ओवर इन्फ्यूजन ऑफ एंजियोटेंसिन ट्यूमर, 1 किडनी गोल्ड बैट हाइपरटेंशन वो होती है कि वो पेशेंट्स जिनमें के दोनों किडनीज जो हैं वो नॉन फंक्शनिंग हो गई, तो और हम उसको किडनी ट्रांसप्लांट लगाते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट लगाते हैं तो वो एक ही किडनी होती है उसमें, ज़ाहिर है वही फंक्शन करे वही सारा कुछ करे। अगर उस पर ब्लड प्रेशर कम हो जाए, उस किडनी पे इफेक्ट हो, तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और इस हद तक एक्टिवेट होता है कि उससे एक्सेसिव रिलीज ऑफ एंजियोटेंसिन 2 होती है, क्योंकि दूसरी कोई किडनी उसको कंपनसेट नहीं कर रही होती, इसलिए वो एक हाइपरटेंसिव लेवल आ जाता है विद इन द बॉडी और उसको हम 1 किडनी गोल्ड बैट हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है।
और एक्सपेरिमेंटली हम इसको इस तरह करते हैं कि एक किडनी रिमूव हुई है तो दूसरी को हम क्लैंप से उसको वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं और ये होती है किडनी ट्रांसप्लांट। दूसरी भी बता दूं? Yes, ma'am. हाँ, जो 2 किडनी गोल्ड ब्लैड होती है इसमें किडनीज दोनों प्रेजेंट हैं। एक जो है डिजीज है या उसको एक्सपेरिमेंटली क्लैंप किया हुआ है, दूसरी किडनी बिल्कुल नॉर्मल है। अब यह किडनी जो डिजीज है या उसको क्लैंप किया उसमें रीनल ब्लड फ्लो कम हो गया तो ब्लड प्रेशर उधर का कम हो गया। जब वो लो ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं जुक्सटाग्लोमेरुलस तो वहाँ से प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट होके और उसको रिलीज करता है और फिर वो सारा साइकिल शुरू हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उससे, ठीक है। और चूंकि रिलीज तो एक साइड से होता है लेकिन इसका इफेक्ट दोनों किडनीज पर होता है, इसलिए वो जो ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन इसकी वजह से होती है जो कि उसको हम कह देते हैं 2 किडनी गोल्ड ब्लैड हाइपरटेंशन, ठीक है। और तीसरी इसकी एक और टाइप होती है इस कैटेगरी में कि जो हाइपरटेंशन जो कि ओल्ड एज में होती है, उसमें किडनीज में पैची एरियाज बन जाते हैं जहाँ से इस्कीमिया होता है उनका और लो ऑक्सीजन लेवल, लो ब्लड वॉल्यूम होता है, तो लो ब्लड प्रेशर होता है और रेनिन रिलीज होके हाइपरटेंशन करवा देता है। ये ओल्ड एज पेशेंट्स। और एक कॉम्बिनेशन में कोऑक्टेशन और प्योटा कहा जाता है। एसेंशियल हाइपरटेंशन आप लोगों ने अच्छी तरह करनी है तो देख लेना, इस पर शॉर्ट नोट आ जाता है या एसेंशियल हाइपरटेंशन एमसीक्यूज में भी आ जाता है। इसका मैम ट्रीटमेंट जो और शॉर्ट टर्म एंड न्यूरोलॉजिकल वो भी साथ साथ वर्क करता रहता है इसके? एनीथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड। आपने मैम जो मैंने शुरू में है दिया फ्लो चार्ट, ये रख लीजिए, ठीक है। फिर रेनिन रिलीज कहाँ से, क्योंकि फ्लो चार्ट आ जाता है फॉर एग्जाम्पल। ये स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? एनी क्वेश्चंस? यस मैम, हाँ मैं जी पूछ रहा बताइए। था ये जो लॉन्ग टर्म है जो रेनिन एंजियोटेंसिन है, इसके साथ जी शॉर्ट टर्म जी है न्यूरोलॉजिकल वो भी इसके साथ साथ वर्क कर रही होती है? वो ये तभी एक्टिवेट होगा जब शॉर्ट टर्म का टाइम खत्म हो गया। आप देखिए ये 20-25 मिनट के बाद जब शॉर्ट टर्म का फेड अवे होना शुरू होता है इफेक्ट, तो लॉन्ग टर्म कम्स इनटू एक्शन एंड इट रिमेन्स देयर। एल्डोस्टेरोन के इट टेक्स वीक्स मंथ्स और इयर्स तक ये जो है ना ये जब लेके चलना होता है तो फिर ये एक्टिव रहता है सिस्टम। मैम एक कार्डियो एक्सेलरेटरी वेजोमोटर फ्लो ये कौन सा होता है? कार्डियो एक्सिलरेटरी वेजोमोटर फ्लो होता ये यस है मैम। कि वेजोमोटर सेंटर जो है ना उसने मेनली सिंपैथेटिक डिस्चार्ज करना है। उसका जो वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है रादर देन वेजोडाइलेटर एरिया जो वेगस स्टिमुलेशन से होता है पैरासिम्पैथेटिक से। जो सिंपैथेटिक एरिया जिसने वेजोकंस्ट्रिक्शन करवानी है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है हार्ट पे कि वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। और इनडायरेक्ट होता है जो हमने शॉर्ट टर्म में पढ़ा था, इनडायरेक्ट होता है कि वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। लेकिन जो मेन इसका कार्डियो एक्सेलरेटर का मतलब है कि जिसने कार्डियक स्पीड बढ़ानी है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है ऑन द हार्ट टू इंक्रीज द हार्ट रेट। इसकी वेजोमोटर वेजोमोटर या वेजो एक्सेलरेटर एरिया होता है, वेजो एक्सेलरेटर मैकेनिज्म होता है। इज इट ओके? मैम एक है लाइंग डाउन टू स्टैंड पोजीशन जब होती है तो उसमें ब्लड प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? वो एक जो जी मैम जो लाइंग डाउन डाउन टू स्टैंड आपकी पोजीशन जो आवाज होती है कट रही है बेटा, मुझे आई कैन नॉट गेट यू। जी जी